अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम आज बात कर रहे हैं ब्रॉयलर की गट हेल्थ पे। तो ब्रॉयलर की जो असल में गट हेल्थ है वो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक उसी तरह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हम इसे देते हैं वो एक फ़र्स्ट वीक है, और इसके अलावा जो 28 डेज़ के उसके बाद जो है ना वो उसका पीरियड होता है। क्योंकि फ़र्स्ट वीक में जो ब्रॉयलर की गट है उसमें मतलब फ़र्स्ट वीक में जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं सारे, और जितनी जो है ना वो डेवलपमेंट अच्छी होगी उतनी जो है ना वो आगे वो इसका वेट गेन और एफसीआर हमारे पास अच्छी आएगी। और जो 28 डेज़ के बाद हम जो है ना वो फिंचर फीड स्टार्ट करते हैं अमूमन ब्रॉयलर में। तो फिंचर फीड में जो है ना वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उसकी क्वांटिटी, और उसके लिए जो मेटाबॉलिज्म है उसका बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो उसके लिए अगर हमारे पास जो अच्छी एक गट हमारे पास मौजूद होगी, गट हेल्थ हमारे पास बिल्कुल अच्छी होगी, तो हमारे पास रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। जो सबसे पहले हम देखते हैं कि गट का जो है ना वो असर किस किस चीज़ पे होता है। गट बेसिकली हम यूज़ करते हैं एज अ डाइजेस्टिव और अब्जॉर्प्शन के लिए जो है ना वो बर्ड यूज़ करता है, और उसके अलावा इम्यूनिटी के लिए। अभी कोई भी चीज़ हम अगर वो उसको हम फीड दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो डाइजेशन उसकी होगी और उसके बाद अब्जॉर्प्शन होगी, वो डिपेंड करती है उसकी गट हेल्थ पे। अगर उसकी गट हेल्थ की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है तो वो हमें अच्छा रिजल्ट भी देगा, अच्छी एफसीआर भी देगा। जैसे अगर हम देखें कि फर्स्ट वीक में जो डे ओल्ड चीक है उसमें हमारे पास जो गट की लेंथ होती है वो 40 to 45 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो यही हमारे पास जो डे 7 पे हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4 होनी चाहिए। मीन के अगर 40 से 45 सेंटीमीटर है तो ये 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो हम इससे मानेंगे कि ये हमारे पास एक अच्छी जो है ना वो गट डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद जो है ना वो बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं ये इम्यूनिटी के साथ। जो गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास, उनमें मैकल्स डाइवर्टिकुलम होता है, और उसके बाद पायड पैचेस होते हैं, ईसोफिगस और प्रोवेंटिकुलस के जंक्शन होते हैं, और इसके अलावा जो सीकर टॉन्सिल है, ये इम्यूनिटी को जो है ना वो इसका में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। तो जितनी हमारे पास अच्छी एक गट हेल्थ होगी उतना ही जो है ना वो अच्छी हमारे पास इम्यूनिटी भी होगी, और जितनी अच्छी हमारे पास ये इम्यूनिटी होगी तो डिजीज़ की रेजिस्टेंस भी उतनी हमारे पास ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फीसिस की। फीसिस जो है ना वो नॉर्मली एक सॉलिड मैस होना चाहिए जो हमें नज़र आना चाहिए, और इसमें 5% 3 to 5% हमारे पास जो रेस की लेयर हो तो वो जो है ना वो अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगर फीसिस का हम वेट के हिसाब से हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट डे से 14 डे तक है ना वो 1 to 2% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ चीक होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 20 से 30 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद अगर 14 डे से 28 डे का ये 2 to 3% होना चाहिए बॉडी वेट का, और ये आ जाती है हमारे पास 40 से 60 ग्राम जो है ना वो पर डे। और अगर हम उसके बाद 28 डेज़ के बाद का हम पीरियड देखें तो उसमें 3 to 4% ऑफ द बॉडी वेट एंड 60 to 80 ग्राम ऑफ फीसिस पर डे जो है ना वो एक नॉर्मल होनी चाहिए। बाद हम फीसिस की अगर कंपोजिशन देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 60 to 80% जो है ना वो वाटर होता है, और 20 to 40% वो ड्राई मैटर होता है। अगर इस दोनों की मिकदार ज़्यादा या कम हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो बर्ड है उसकी वो गट हेल्थ अच्छी नहीं है। इन केस अगर हमारी पास जो वाटरी कंटेंट है वो 80% से ज़्यादा हो जाता है, 85 हो जाता है, 90 हो जाता है, तो वो इसका मतलब है कि वो लूज ड्रॉपिंग कर रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो उसमें एसोसिएटेड कोई चीज़ है गट में जो उसको डायरिया के लिए ना वो इम्पोज कर रही है। अगर हम अभी फैक्टर्स को देखें कि कौन से ऐसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे बर्ड की गट हेल्थ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसकी वजह से गट के भी जो है ना वो इशू आना शुरू हो जाएंगे। उसमें जो माइक्रोबायोटा है, माइक्रोफ्लोरा है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो पुअर वेंटिलेशन है वो भी एक बहुत बड़ा काज है गट की जो है ना वो हेल्थ को कम्प्रोमाइज़ करती है। और इसके अलावा ओवर क्राउडिंग है, ये भी हमारे पास जो है ना आती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अभी हमारे पास जो कॉमन गट की प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं वो हमारे पास आ जाती है। एक तो कॉक्सीडियोसिस है,
और साथ में नेक्रोटिक एंट्राइटिस है और डिस्बायोसिस है। कॉक्सीडियोसिस ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसमें मॉर्बिडिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हमारे पास वेट गेन जो है ना वो बहुत कम आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक पुअर एक आ जाती है, क्या कहते हैं, इकॉनमिक कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है इसमें। और ये एक अमीलिया की स्पीसीज़ हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, जो वाइट कॉक्सी है, रेड कॉक्सी है, सिकल कॉक्सी है और इंटेस्टाइनल कॉक्सी है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा जो डिस्बायोसिस है, जो माइक्रोबायोटा होता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट बर्ड्स के गट में मौजूद होते हैं, अगर वो उनका इनकेस हम अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होगा, उनकी कंपोजिशन जो है ना वो ख़राब हो जाती है, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारी गट की जो है ना वो भी कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो मेन रीज़न आ जाती है एक गट की, वो आ जाती है नेक्रोटिक एंट्राइटिस। ये क्लस्ट्रीडियम की वजह से जो है ना वो हमारे पास कंडीशन एक आती है। और क्लस्ट्रीडिया जो है वो एक नॉर्मल इनहिबिटेंट है गट का, लेकिन जो ही ये अपॉर्चुनिटी इसको मिलती है, कोई हम इन केस कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे हम ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, ओवर क्राउडिंग करते हैं या स्ट्रेस देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर जो है ना वो जो ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उस पर अटैक करना शुरू कर देगा। और इसमें जो ही वो अटैक करेगा तो वो ब्लीडिंग होगी उसमें, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो हमारा वेट लॉस है वो आएगी, हमारे पास पुअर FCR आएगी, इकोनॉमिक लॉस हमको होगा। अभी ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे गट को जो है ना वो इम्पोज करती हैं। इसके अलावा हम इनसे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो जो हम फीड यूज़ करते हैं वो एक प्रॉपर उसमें जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, फाइबर की, प्रोटीन्स की, एनर्जी की क्वांटिटी जो है ना वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू नीड होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो हम प्रीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं, वो हम जो है ना वो टाइमली और प्रॉपर यूज़ करें। और इसके अलावा जो वाटर क्वालिटी है, अभी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है जो गट की हेल्थ के लिए। अभी वाटर क्वालिटी हमारे पास जो आती है उसमें pH जो ऑप्टिमल pH है वो 6 to 6.5 है, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, वो हम यूज़ करें। और उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर, वो इज़ द बेस्ट टेम्परेचर। जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो एक बेस्ट टेम्परेचर है। और जो TDS है, इसके लेवल जो है ना वो आइडियली 1000 से कम होने चाहिए, लेकिन अगर इससे जितने कम होंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो कॉक्सीडियोसिस है, इन केस हमारे पास जो अगर आती है ये गट की डिजीज़ है, तो इसकी वैक्सीनेशन वगैरह भी होती है, तो वो हम उसको भी प्रोटोकॉल हम उसको यूज़ करें और गुड हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन हम दें, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से हम बर्ड को बचाएं, तो फिर हम जो है ना वो बेहतरीन रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो गट के रिलेटेड है या किसी भी इम्यूनिटी, हम अगर कह लें कि बर्ड की ग्रोथ के हवाले से, बर्ड की इम्यूनिटी के हवाले से, डिजीज़ की रेजिस्टेंस के हवाले से, तो वो जो फर्स्ट वीक की हमारे पास ब्रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम क्योंकि ऑर्गन डेवलपमेंट होने होते हैं फर्स्ट वीक में, तो जितनी हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन ब्रीडिंग देंगे, उसको ऑप्टिमल कंडीशन देंगे ग्रोथ के लिए, उतना हमारे लिए वो आगे बेनिफिशियल साबित होगा। जैसे कि अगर गट की हम बात करें तो उसमें जितनी हमारे पास अच्छी गट की डेवलपमेंट होगी, उसमें इन केस जो विलाई होते हैं इंटेस्टाइन में, जिनके ज़रिए अब्जॉर्प्शन होती है, उनकी हाइट उतनी ज़्यादा होगी। अगर जितनी ज़्यादा उनकी हाइट होगी, अब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। और जो क्रिप्स होते हैं उनकी डेप्थ वो भी बेहतरीन होगी हमारे पास। तो जो रीजनरेशन है जो इंटेस्टाइनल सेल की, वो भी हम जो है ना वो काफ़ी अच्छी हमारे पास होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फर्स्ट वीक में अगर हम इनको गेन कर लेते हैं कोई भी चीज़, तो वो हमारे लिए फिर आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है।